Hello students, welcome back to all of you in my YouTube channel Kuldeep Physics which make your study easy and comfortable। तो बेटा इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने एक लास्ट टॉपिक जो किया था फूड पॉइजनिंग, जहाँ पे बेटा हमने बात की कि अगर आप कोई स्पॉइल्ड फूड खाते उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और जो फूड है वो स्पॉइल होता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से कह सकते हैं वहाँ पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे फूड पॉइजनस हो जाता है। तो बेटा अब क्वेश्चन ये आता है, अगर अपने को फूड को प्रिजर्व करना तो क्या किया जाए? उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना हो तो क्या किया जाए? तो बेटा जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स हैं, उसको हम स्टोर करते हैं और उसको सुखाते हैं, पहले अच्छे से ड्राई करते हैं सन के अंदर, और उसके बाद कुछ केमिकल्स वगैरह डालकर उनको हम स्टोर करते हैं। वो तो हमने बात की थी फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने की। अब अगर बात करें हमारे पास जो कुक्ड फूड है उसको कैसे प्रिजर्व किया है, तो बेटा इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बात की थी कि फूड स्पॉइल जब होता है तो होता क्या है, जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लो, ब्रेड को अगर आप रख देते हो किसी मॉइस्ट कंडीशन के ऊपर तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर बेटा फूड स्पॉइल होगा तो हम कह सकते हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, है ना, गंदी सी स्मेल उसके अंदर से आने लग जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा फूड का। तो बेटा ये जितने भी चीज़ें हैं ये क्यों होती हैं? क्योंकि वो फूड जब स्पॉइल होता है तो हम कहते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और धीरे धीरे उसको खराब कर देते हैं। कुछ केसेस में हम कह सकते हैं हमारे पास एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके भी कई बार जो फूड है खराब हो जाता है। तो बेटा ये जितना भी अगर हम बात करें जो स्पॉइल का फूड है, क्या इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? ऑब्वियस कह सकते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जब कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तभी हमारे पास जो फूड है वो स्पॉइल होता है। इसके अलावा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी मैंगो लेके आते हो, ठीक है, आम वैसे तो अभी सीजन चल रहा है सभी खाते होंगे, तो जब बेटा आप मैंगो लेके आते हो, अगर आप उन मैंगोज को 5, 4, 7, 8 दिन अगर नहीं खाते हो, बाहर रखे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चेक करो, उन्हीं मैंगो का अगर आप पिकल अचार डाल लेते हो तो कई महीनों तक चलता रहता है, खराब नहीं होता है। तो ऐसा पिकल के अंदर क्या होता है, अचार के अंदर ऐसा हम क्या डालते हैं कि वो जो मैंगो का खराब नहीं होते हैं। तो वो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हमारे पास ऐसी हैं जिनसे हम उन फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही सारे टेक्निक्स कुछ पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स बड़ा कुछ केमिकल्स जो हम यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे आप देखो ऑयल हो गए, सॉल्ट हो गए, ये सारे केमिकल्स ही होते हैं ना, इन्हीं को हम प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं। तो सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, है ना, जो सॉल्ट है या फिर जो खाने लायक ऑयल है जो आप जिनको आप खा सकते हो, आर द कॉमन केमिकल्स। ये कुछ कॉमन केमिकल्स हैं जिनको आप जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको आप यूज करते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो सिंपली अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स है कौन? जो चीजों को प्रिजर्व करें, फूड को प्रिजर्व करें, बचाएं, ऐसी जो चीजें उनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, इसमें बेटा दो नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये केमिकल्स हैं कुछ जिनको आप फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हो। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। इनको आप कॉमनली एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हो। इनके अलावा कुछ और तरीके भी अपने पास हैं, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो बेटा आप घरों में यूज करते हो, जिनको अगर हम केमिकल नेम की उसकी बात करें, जिसको आप कहते हो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड।
ये हमारे पास बेटा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जो आप मोस्टली घरों में यूज करते हो, खाना बनाने में यूज करते हो। तो इससे भी बेटा फूड प्रिजर्व हो सकता है। इसमें अगर हम बात करें मीट एंड फिश, और मेनली जो अपने पास मीट है, चिकन है, फिशेज हैं, इनको आप सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हो। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, इनको आप नमक लगा के कवर करके रख दो, है ना, टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप इनको सॉल्ट लगा के रख देते हो तो काफी दिन तक ये खराब नहीं होंगे। इसके अलावा सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व, इसके अलावा सॉल्टिंग नमक से और चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे आंवला हो गया, रॉ मैंगोज, कच्चे आम हो गए, ठीक है, कैरी जिनको आप कह सकते हो, या फिर टैमरिंड, इमली हो गई, है ना। तो इन चीजों को भी आप बेटा सॉल्ट से प्रिजर्व कर सकते हो। तो सॉल्ट भी हमारे पास एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन बाय शुगर, कई केसेस में बेटा आप शुगर को भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। जैसे कि बात करें जैम्स हो गए, जेलीज होगी, स्क्वैशेस, जो आप गर्मियों में जो ठंडा पानी बनाते हो, स्क्वैश ना, मीठा पानी बनाते हो, शरबत जिसको आप कह सकते हो ना, तो जैम हो गए, जेलीज हो गए, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर, इनको हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं। अब शुगर करती क्या है, शुगर का रोल है बेटा, शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। अब शुगर से क्या होता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, और अपने को पता है मॉइस्चर अगर कम होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक करने का खतरा भी कम होगा। जैसे कि हमने देखो फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी, आप हार्वेस्टिंग करके जो ग्रेन्स लेते हो सीधे के सीधे स्टोर नहीं करने चाहिए, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मॉइस्चर होता है। तो हम कहते हैं पहले उनको सुखाना चाहिए। तो मतलब जहां मॉइस्चर होगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो शुगर है ये क्या काम कर रही है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा कम हो जाता है। तो दिस रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल द फूड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, जो फूड को स्पॉइल करते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, चेक करते हैं हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं फूड प्रिजर्वेशन में। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो फूड प्रिजर्वेशन का आता है वो प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। बेटा आप सभी ने देखा होगा आपके घरों में जब मदर्स या आपकी ग्रैंड मदर्स जब अचार डालती हैं, पिक्कल डालते हैं, तो उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल से क्या होता है बेटा, हमारे पास जो पिक्कल है वो काफी दिन तक चलता है। मतलब पिक्कल भी जो हमारे पास ऑयल है ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम कर सकता है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे पास विनेगर, जिसको आप सिरका कहते हो, सिरका अगर आप बात करो, जैसे आपने कभी नूडल्स खाए हो, चाउमीन, उसके अंदर ये डलता है। और इसके केमिकल नेम की बात करें तो एसिटिक एसिड जो हमारे पास होता है उसी को हम विनेगर कहते हैं, जिसको आप हिंदी में सिरका भी कह देते हो। तो इनको भी बेटा आप यूज कर सकते हो एज अ प्रिजर्वेटिव। तो जैसा कि लिखा यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल, इससे आपके पास जो पिकल्स हैं, है ना, उनके स्पॉइलेज वो खराब होने से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, क्योंकि बेटा जो ऑयल है, विनेगर है, इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो इन ऑयल और विनेगर के अंदर जो है जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो आपके जो पिकल्स हैं वो बच जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश एंड मीट, इनको भी आप ऑयल और विनेगर से जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट मेथड अपने पास है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। आपने बड़ी बारी ऑब्जर्व किया होगा घरों में जब आप दूध लेके आते हो या फिर आप घर में अगर भैंस रखी है आप दूध निकालते हो तो मदर सबसे पहले क्या करते हैं, उस दूध को गर्म कर देते हैं, बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं। तो बेटा बॉयल करने से होता क्या है, हम कह सकते हैं बॉयल करने से हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा वाटर भी बॉयल करके पीना चाहिए, बॉयल कर लो उसके बाद ठंडा कर लो, बॉइलिंग से होगा क्या, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाएंगे। तो बॉइलिंग में बेटा हमारे पास एक तरीका हो सकता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, आप बॉयल करके चीज़ों को छोड़ दो तो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मोस्टली खत्म हो जाएंगे, वो ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कोल्ड ट्रीटमेंट, इसमें तो आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज सबने रखा हुआ है। आप बेटा कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ लाते हो तो फ्रिज में रख देते हो, फ्रिज में आप देखते हो कि वो काफ़ी दिन तक चलती है, बाहर के मुकाबले अगर फ्रिज में रखते हो तो काफ़ी दिन तक चीज़ें चलती हैं हमारी। क्यों चलती हैं, क्योंकि बेटा जो कोल्ड क्लाइमेट है
उसके अंदर भी हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो आप हॉट या कोल्ड ट्रीटमेंट देके भी फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं हमारे पास बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग से हमारे पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाते हैं, जिससे हमारे पास फूड प्रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा सिमिलरली जो लो टेम्परेचर है इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उससे भी हमारे पास जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो कम होती है कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर में। इसके अलावा बेटा मार्केट में दूध मिलता है पॉस्चराइज्ड मिल्क, वो भी हमारे पास बेटा अगर आप रखे तो कुछ दिन तक खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से जो है हीट ट्रीटमेंट कोल्ड ट्रीटमेंट किया होता है, तो उसको आप डायरेक्टली बिना बॉयल किए हुए भी पॉस्चराइज्ड मिल्क को यूज कर सकते हो। तो ये जो पॉस्चराइजेशन है ये प्रोसेस क्या है वो हम समझते हैं। इसमें करना क्या होता है, द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, मिल्क को आपको हीट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी देर के लिए, फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पे आप मिल्क को गर्म करो, हीट करो, एंड देन सडनली चिल्ड, और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर दो, चिल्ड कर दो, 0 टेम्परेचर पे ले आओ। इस प्रोसेस से होता है क्या बेटा, हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये खत्म हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद उसको स्टोर कर दो। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे भी हमारे पास जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो प्रिवेंट होती है, रुक जाती है। एंड इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, इस प्रोसेस को नाम दिया हुआ अपन ने पास्चराइजेशन। इसको याद कर लेंगे, डेफिनेशन आती है व्हाट इज पास्चराइजेशन, तो आप बता सकते हो अगर आप मिल्क को 70 डिग्री पे गर्म करते हो 15 to 30 सेकंड और सडनली चिल्ड करके स्टोर कर देते हो, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पास्चराइजेशन। नाम इसका पास्चराइजेशन क्यों दिया गया, क्योंकि बेटा इनको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। ये लुईस पास्चर, इन्होंने इस मेथड को डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से अपन ने इस प्रोसेस का नाम दे दिया पास्चराइजेशन। इसके अलावा बेटा और अगर हम लोग बात करें फूड प्रिजर्व करने की, जो नेक्स्ट अपने पास आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। बेटा मोस्टली चीजें आजकल आप देखते हो पैकेट्स के अंदर आती है ना, एयर टाइट पैकेट्स के अंदर आती है। तो एयर टाइट पैकेट्स के अंदर रखने का उनको फायदा क्या है, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर वो एयर टाइट पैकेट के अंदर रहेंगे तो जो माइक्रोब्स है बाहर से उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, माइक्रोब्स अटैक नहीं करेंगे तो हमारे पास जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं ना। तो इसमें दीज डेज कह रहा है कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए है ना, इवन वेजिटेबल्स, आजकल वेजिटेबल्स भी जो है पैकेट में मिलने लगी आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, उनको सील्ड एयर टाइट पैकेट्स के अंदर बेचा जा रहा है। क्यों, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स उनके ऊपर अटैक ना करें। तो बेटा ये तो हमारे पास कुछ मेथड हुए फूड को प्रिजर्व करने के। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक का जो इस चैप्टर का बचता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक नाइट्रोजन साइकिल, चलिए वो भी चेक करते हैं क्या है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारे पास इस चैप्टर का आता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में हमने जब बेटा पहले भी जैसे बात की थी कि जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए एक जो जरूरी कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन ही है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, उसको पहले यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर प्लांट्स उसको यूज करते हैं। तो क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे, ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको फिक्स किया जाए और प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए यूज में लिया जाए उसको। चलिए देखते क्या है इसमें बेटा। अगर हम बात करें बैक्टीरियम राइजोबियम, ये नाम आप याद रखें राइजोबियम, ये बेटा एक बैक्टीरिया है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरियम राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे बेटा पल्सेस जो दाल वगैरह के प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर जो है ये राइजोबियम बैक्टीरियम रहते हैं।
और अगर बात करें लिग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीस, है ना, तो ये जो अपने पास प्लांट्स हैं इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। तो हमारे पास जो ये प्लांट्स हैं बीन्स एंड पीस, इनकी रूट नोड्यूल्स के अंदर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये रहते हैं, विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और वहाँ पे जो रहते हैं ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बड़ा छोटा सा इसके बारे में बताऊंगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। बेटा जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस लिए कि एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकें, है ना, इस रिलेशनशिप को अपन कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइजोबियम और जो अपने पास ये लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइजोबियम इनके रूट्स में रहता है, बैक्टीरिया वहां से वो अपना फूड लेता है, उसका काम हो गया। बदले में प्लांट्स को क्या मिला, वो प्लांट्स को जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन उसको फिक्स करके देता है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ किस वजह से रह रहे हैं, क्योंकि दोनों का बेनिफिट है कुछ, तो ऐसे रिलेशन को अपन कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक, समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार बेटा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है ये लाइटनिंग की वजह से भी होता है। जैसे हमारे पास आसमान में बिजलियां कड़कती है तो उस टाइम पे भी हमारे पास कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। अब बेटा अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अगर फिक्स हो रही है, प्लांट्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन फिक्स हो गए, प्लांट्स यूज कर रहे हैं, एनिमल्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी सेम टाइम पे उस फिक्स हुई नाइट्रोजन को भी कुछ बैक्टीरिया के कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो वापस से गैसेस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल नाइट्रोजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में आपको समझा देता हूँ क्या है। इसके ऊपर आपके बुक के अंदर 2 पैरा के अंदर पूरी साइकिल को एक्सप्लेन कर रखा है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप ये साइकिल अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन आप बुक में से वो 2 पैरा लिखे हुए हैं उनसे इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले बात करें बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर के अंदर नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन है हमारे पास। इस नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने का काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं। तो जैसे हमने लिखा हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इसमें राइजोबियम है, इसके अलावा हमने और बात की साइनो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, फिक्स हुई। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया इन टर्न्स फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड। उस नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं उससे कुछ नाइट्रोजियस कंपाउंड बना देते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स ये बना देते हैं। तो कुछ नाइट्रोजियस कंपाउंड्स बना देंगे और ये कंपाउंड्स जाके किसमें मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाएंगे ना, सॉइल के अंदर ये कंपाउंड्स मिल। दूसरा बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग की वजह से हमने बात की कुछ फिक्स होती है, तो लाइटनिंग की वजह से कुछ नाइट्रोजन फिक्स हुई और ये भी कहाँ जाके मिल जाएगी, सॉइल के अंदर मिल जाएगी। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो ये सारे सॉइल के अंदर मिलेंगे। अब सॉइल से क्या हुआ, अपटेक बाय प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन को लिया, यूज किया। अब प्लांट्स के अंदर जैसे जो विटामिन बनते हैं हमारे पास, क्लोरोफिल है, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, तो बेटा इनके अंदर इन सभी का एक मेन कंपोनेंट नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट्स उसको यूज कर लेगा और उससे अपनी जो है जो चीजें हैं सिंथेसाइज करनी शुरू कर देगा। उसके बाद प्लांट्स को कुछ एनिमल्स खा लेते हैं, तो मतलब वो नाइट्रोजन कहाँ चली गई, उन एनिमल्स के अंदर चली गई। और जब ये एनिमल्स नाइट्रोजस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, अब बेटा जब ये एनिमल्स एक्सक्रीशन करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से निकालेंगे, या फिर जब ये मर जाएंगे तो इनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पे चली जाएगी, वापस से वो सॉइल के अंदर मिल जाएगी। तो प्लांट से अपटेक, सॉरी सॉइल से अपटेक की प्लांट्स ने, प्लांट से ली एनिमल्स ने, और एनिमल्स जब मर गए या फिर एक्सक्रीशन के प्रोसेस से इन्होंने वापस से वो दे दी सॉइल में, तो फिर वो वापस से सॉइल के अंदर जो है नाइट्रोजन कंपाउंड वापस से मिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ से बेटा सॉइल के अंदर से कह सकते हैं कुछ बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस गैस। कुछ हमारे पास बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं
इनको नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और वो गैस वापस से जाके कहाँ मिल जाएगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर से फिक्सिंग होगी, फिर से सॉइल के अंदर मिलेगी, प्लांट्स लेंगे, एनिमल्स में जाएगी, एनिमल्स मर जाएंगे, सॉइल में जाएगी, फिर से कुछ बैक्टीरिया उसको गैसेस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर से वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये अपने पास एक नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने कर दी, अच्छे से डायग्राम्स क्या बना लेंगे इसके ऊपर 2 पैरा आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, उसके अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन कौन से प्रोसेस से फिक्सिंग होती है, कौन कौन से मेथड प्रोसेस से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है। तो वो आप खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है। और इसी के साथ बेटा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी आपको करनी है ना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।